हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 12 दिसंबर 2020 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इको सेंसिटिव जोन्स? फर्स्ट, these areas are located within a wildlife sanctuary or national park which provide habitat for ecologically sensitive species. Second, these areas are notified under Environment Protection Act 1986. And third, the basic aim is to minimize the negative impacts on the fragile ecosystem encompassing the protected areas. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखिए, ये इको सेंसिटिव जोन या फिर इको सेंसिटिव एरियाज किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में ये जो एरिया है, इस एरिया को क्या कहेंगे? इको सेंसिटिव एरिया कहेंगे, एज पर द रिपोर्ट गिवन बाय द कस्तूरी रंगन कमेटी। इन्होंने ये कहा था कि आसपास का जो 10 किलोमीटर का एरिया है उसे क्या कहेंगे? इको सेंसिटिव एरिया कहेंगे। तो ये कोई पर्टिकुलर स्पीसी के लिए नहीं होता। दूसरी चीज, यहां पे ये लिखा है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के अंदर आता है, विद इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हालांकि ओरिजिनल में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क से बाहर होता है, उसकी बॉर्डर पे होता है। द एरिया ऑफ 10 किलोमीटर सराउंडिंग अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इज नोन एज इको सेंसिटिव एरिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है। इस एरिया को नोटिफाई कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और उसका बेसिक एम यहाँ पे जो दिया गया है वो करेक्ट है कि ये इको सेंसिटिव एरियाज के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है, उन एक्टिविटीज की वजह से वहां की इकोलॉजी के ऊपर, वहां की इकोसिस्टम के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये इको सेंसिटिव एरियाज जो है वो बनाए गए हैं। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। सो कर्नाटका के अंदर ये जो वेस्टर्न घाट्स का रीजन है, तो वहां पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर दिया था कि यहाँ पे जितने भी गांव है, देर आर टोटल 1533 विलेजेस, तो ये सब इको सेंसिटिव एरियाज में आते हैं, तो उनको वहां से क्लियर किया जाए। द विलेजर्स शुड बी फोर्सफुली एविक्टेड फ्रॉम दिस इको सेंसिटिव एरियाज। तो इस वजह से ये मामला जो है वो काफ़ी डिबेट में था कि फोर्सिबल एविक्शन करना चाहिए या नहीं, और यहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स का इश्यू भी होता है। तो इस वजह से ये वेस्टर्न घाट्स के रीजन के जितने भी स्टेट है वहाँ पे ये बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट क्या कहता था, उसके ऊपर हम देखेंगे। Question number 2, which of the following recommendations were given by K. Kasturi Rangan report on Western Ghats? First, reduction in area of ecological sensitive areas. Second, a ban on mining, quarrying and sand mining. Third, no new thermal and hydropower projects. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, 1 एंड 2। थर्ड इज इनकरेक्ट। अब देखिए, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट से पहले एक और कमेटी बनाई गई थी जिसे कहते हैं गाडगिल कमेटी ऑन वेस्टर्न घाट्स। इन्होंने जो रिपोर्ट दिया था वहां पे उन्होंने ये कहा था कि वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया है वहां पे अराउंड 64% इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होना चाहिए। उनकी रिकमेंडेशन थी 64% ये एरिया होना चाहिए टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम ऑफ वेस्टर्न घाट्स। के कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के अंदर ये 64% जो है उसे घटाकर 37% रेकमेंड किया था। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा, रिडक्शन इन द एरिया ऑफ ESA। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि वहां पे कोई भी टाइप की माइनिंग, क्वेरिंग या सैंड माइनिंग नहीं होगी। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज उनकी रिकमेंडेशन में ये था कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है उनको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अलाउ कर सकते हैं with several restrictions. So hydropower projects are allowed with several restrictions. तो इस वजह से ये थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए, 1 एंड 2।
तो बेसिकली ये ऑर्डर जो है वो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जो है उसके ऊपर बेस्ड था, इस वजह से ये रिपोर्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट अ स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? फर्स्ट, he presides over the joint session of state legislature where the state has bicameral legislature. Second, he decides the questions of disqualification of a member of legislative assembly. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज Constitution does not provide for any kind of joint session in case the state legislature is bicameral. अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बाइकैमरल है, मतलब वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये दोनों के बीच में कोई जॉइंट सेशन हो सकता है, इस वजह से ये गलत होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि एमएलए को अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो उसका फाइनल डिसीजन किसके पास है? स्पीकर के पास है। और ये पावर जो है स्पीकर का वो काफी चर्चा में रहता है कि स्पीकर के पास इतने सारे पावर्स होने चाहिए या नहीं। तो आंसर होगा बी, सेकेंड ओनली। सो अभी केरला के स्पीकर जो है वो न्यूज में है बिकॉज ऑफ करप्शन चार्जेस रेज्ड अगेंस्ट हिम। क्वेश्चन नंबर 4, अभी हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक, वो सारे क्वेश्चन कल के न्यूज़पेपर से है। जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स थी वो मिस हो गई है, तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे, बाकी के क्वेश्चन आज के न्यूज़पेपर से होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, कथक इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया वेयर इन द डांसर्स नरेटेड स्टोरीज फ्रॉम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। सेकेंड, Kathakali is a blend of dance, music, and acting and dramatizes stories mostly adapted from the Indian epics. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। कथक जो है बेसिकली इट इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया। अगर पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म है, जहां पे क्या होता है कथक, द कथक टर्म जो है वो कथा से रिलेटेड है। कथा का मतलब क्या होता है? स्टोरी। तो इसके अंदर स्टोरी को नरेट की जाती है, स्टोरीज फ्रॉम द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। अगर हम कथकली की बात करें सो इट इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ केरला। तो इसके अंदर डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, ड्रामा सारी चीजों का ब्लेंड होता है, और यहाँ पे जो स्टोरीज होती है मोस्टली अडॉप्टेड फ्रॉम दी इंडियन एपिक्स, फॉर एग्जाम्पल रामायण, महाभारत। तो ऐसी स्टोरीज को यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो अभी ये एक ऐसे डांसर थे कि जिन्होंने कथक एंड कथकली दोनों को मर्ज किया था। हाल ही में उनकी डेथ हुई है, तो इस वजह से ये दोनों डांस फॉर्म्स जो है वो न्यूज में है। Question number 5, which of the following countries are recently seen in news for their improved relations with Israel? First is Bahrain, second UAE, that is United Arab Emirates, third is Sudan and fourth is Morocco. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2, 3, 4। ये चारों ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने रिसेंटली, ये न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ देयर इंप्रूव रिलेशंस विथ इजराइल। इजराइल के साथ उनके संबंध जो है वो इंप्रूव हुए हैं, इस वजह से ये कंट्रीज न्यूज में रहता है। और उसमें सबसे लेटेस्ट है मोरक्को। मोरक्को टू नॉर्मलाइज टाइज विथ इजराइल, ये कल के न्यूज़पेपर में था, एंड इट इज द 4th अरब नेशन फॉर दिस ईयर टू डू सो आफ्टर बहरीन, सुदान एंड यूएई। तो अगर मान लो कि यहाँ पे कोई एस्पेक्ट इंडिया से रिलेटेड है तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी, बाकी ये चीज जो है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। लेकिन ये कंट्रीज जो है उनसे रिलेटेड जो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट है वो आपको एक बार देख लेने चाहिए, वहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक? फर्स्ट, it has more than 50 member countries all from Asian continent. Second, strategy 2030 sets the course for the Asian Development Bank to respond effectively to the Asia's changing needs.
And third, it has listed its 10-year masala bonds worth rupees 850 crore on the global debt listing platform of India INX. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है. एशियन डेवलपमेंट बैंक के 50 प्लस मेंबर है. करंटली देयर आर 68 शेयर होल्डर मेंबर्स, लेकिन उसमें से 49 एशिया को बिलोंग करते हैं और बाकी के कंट्री जो है वो अलग अलग कंटिनेंट से है. यहां पे क्या लिखा है कि इट हैज मोर देन 50 मेंबर, तो ये करेक्ट होगा, लेकिन ऑल फ्रॉम एशियन कॉन्टिनेंट तो ये गलत है. इस वजह से पूरा स्टेटमेंट गलत होगा. सेकेंड जो है वो करेक्ट है. स्ट्रेटेजी 2030 क्या है कि 2030 तक एशिया की जो चेंजिंग नीड्स है उसको किस तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है, उसका नाम है स्ट्रेटेजी 2030. सेकेंड इज करेक्ट. थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. ये चीज जो है वो रिसेंटली न्यूज में थी, बिकॉज इंडिया INX, इंडियाज इंटरनेशनल एक्सचेंज, जिसके अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 10 साल के मसाला बॉन्ड्स लिस्ट किए थे वर्थ रुपीज 850 करोड़. So both the second and third statement are correct. Answer is B, second and third. एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इंडिया का GDP प्रोजेक्शन जो है वो 8% का है, एंड इट एस्टिमेटेड द इन्फ्लेशन एट 5.8%, एंड इट साइट्स फास्टर देन एक्सपेक्टेड रिकवरी इन इंडियन इकोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 7. अब जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आज के न्यूज़पेपर से होंगे. Which of the following statement is or are correct about India's present industrial output situation? First, it is growing rapidly with the production of consumer durables surpassing pre-COVID-19 pandemic level. Second, electricity and manufacturing sector are growing rapidly as compared to last year. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. आज के न्यूज़पेपर में ये फ्रंट पेज पे जो आर्टिकल है यहां से आपको आंसर मिल जाएगा. इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है इट इज एट इट्स फास्टेस्ट पेस इन 8 months. करंटली इसका ग्रोथ रेट है 3.6% फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020. तो यहां से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा. यहीं पे लिखा है कि विद कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्शन सरपासिंग लेवल्स लास्ट सीन प्रायर टू कोविड-19 पेंडेमिक. अब अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पे लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर अक्टूबर महीने में ये -12.2% था. इट वॉज इन डिक्लाइन. अभी की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव 11.2% है. तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए पॉजिटिव बात है. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में लास्ट ईयर इसी महीने में ये -5.7% था, जो अभी पॉजिटिव 3.5% है. तो मतलब कि ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट होगा. आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? CIC के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2005 अंडर RTI एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सेकेंड, it has fixed number of information commissioners and all are appointed by President of India. Third, all the information commissioners shall hold the office for 5 years. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 and 3. ये तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. हमें यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉडी बनाई है 2005 में अंडर दी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉडी बनाई है, किसी एक्ट के अंदर बनाई है, तो ये किस टाइप की बॉडी हुई? स्टैट्यूटरी बॉडी हुई. और यहां पे क्या लिखा है? एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी टाइप की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने की अथॉरिटी है ही नहीं. अ बॉडी विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा. सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. यहां पे क्या लिखा है? इट हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. यहां एज पर दी प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन देयर आर 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर
एंड मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। मतलब कि 10 से कम हो सकता है। अभी फॉर एग्जांपल कि 6 है तो 6 से ज्यादा हो सकता है, 6 से कम भी हो सकता है। ये नंबर जो है वो फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिक्स्ड नंबर का क्लॉज जो है वो गलत होगा। यस, ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन फिक्स नंबर नहीं है, तो ये सेकंड गलत होगा। थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब अगर आपको करंट अफेयर पता है और आप डेली करंट अफेयर को ट्रैक करते हैं तो आपको यहां से ये पता चल जाएगा कि ये जो प्रोविजन है वो पुराना प्रोविजन है। जब ये कमीशन बनाया गया था तो उसके अंदर ये प्रोविजन जो है वो था कि सभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो 5 साल के लिए ऑफिस में रहेंगे। लेकिन लास्ट ईयर 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। उस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये कहा था कि अब ये टेन्योर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। मतलब कि ये 5 साल का कोई फिक्स टेन्योर नहीं रहेगा। द टेन्योर विल बी एज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब कि ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। अगर मान लो कि आपको ये करंट अफेयर पता था और आपको ये चीज पता थी कि आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट आया है, तो एलिमिनेशन के मेथड से आप डायरेक्टली ये आंसर जो है वहां पे पहुंच जाएंगे। ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो क्यों न्यूज में है? बिकॉज रिसेंटली किसी ने आरटीआई के थ्रू ये इंफॉर्मेशन मांगी थी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनका यूज करके कितनी फॉरेन विजिट की है। तो ये जो सीआईसी है उन्होंने ऑर्डर दिया था कि आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन आईएएफ ने फिर इसके ऊपर हाईकोर्ट में गए थे और वहां पे स्टे ला दिया है हाईकोर्ट ने कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसिटिव है, आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब हम दूसरा क्वेश्चन जो है वो आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following statement is or are correct about right to information amendment act 2019? First, it amended the tenure of both central and state information commissioners. Second, it provided that the salary, allowances and other service conditions of chief information commissioner were similar to those of the chief election commissioner. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए वन ओनली। सेकेंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। रिसेंटली अभी हमने देखा कि जो 5 साल का टेन्योर था उसे चेंज करके अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन दोनों को लागू करेगा, दोनों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड इज इनकरेक्ट बिकॉज ये भी पुराना प्रोविजन है। पुराने प्रोविजन में ये था कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों की सैलरी, अलाउंसेस एंड सर्विस कंडीशन जो है वो सेम रहेगी। इस अमेंडमेंट के अंदर ये भी चेंज करके अथॉरिटी किसके पास दे दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे दी है। और इस वजह से ये अमेंडमेंट जो है वो काफी कंट्रोवर्सी में रहा था कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स है उसको डाइल्यूट किया है। आंसर इज ए वन ओनली। Question number 10, which of the following statement is or are correct? First, Antrix Corporation Limited ACL is a marketing arm of ISRO for promotion and commercial exploitation of space products. Second, in India, space research activities were initiated under Dr. Abdul Kalam. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए वन ओनली। सेकेंड इज इनकरेक्ट। अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो इसरो का मार्केटिंग पार्टनर है, मार्केटिंग आर्म है, जो क्या करेगा, जितने भी स्पेस प्रोडक्ट या फिर जो टेक्नोलॉजीज है उनको प्रोक्योर करने में, उसको प्रमोट करने में और उसको उसके लिए जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो अभी ये कंपनी जो है वो डील करेगी। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड इज इनकरेक्ट। इंडिया में स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज जो है वो 1960s के टाइम से चल रही है और उस टाइम पे ये एक्टिविटीज जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने स्टार्ट की थी। इट वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो इस वजह से सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए वन ओनली। इसरो जो है वो अभी न्यूज में है बिकॉज इसका जो 1994 का इसरो का केस है वो फिर से अभी उसकी जांच होने वाली है बाय अ कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए।
वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।